नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में मैंने, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, थंबनेल में ही दे रखा है ऑल शॉर्ट आंसर। जी हाँ, जितने भी शॉर्ट आंसर हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो आपके सीरीज़ में है, और जितने महत्वपूर्ण हैं आप लगाते चलिएगा निशान। आपके पास अगर सीरीज़ है तो लेकर बैठ जाइए। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम उसको बोलते जाएंगे बीच में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्रॉप नहीं किए हैं। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम बताते जाएंगे, आप सब उस पर टिक करते चलिएगा। और वही प्रश्न आपके पेपर में आता भी है, आप सबको पता है, जो मैम पढ़ाती हैं, है ना। तो आज आपका रिसर्च मैथडोलॉजी में जितने भी शॉर्ट आंसर हैं, और इससे पहले भी मैंने 9 प्रश्न हैं जो इम्पॉर्टेंट थे, उनको हमने शामिल कर रखा है और पढ़ा भी चुके हैं, ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में। ये नहीं याद है कि 6 में पढ़ाए थे कि 7 में, और लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है शॉर्ट आंसर, ठीक, जो 9 तक हैं। उसके बाद आज के सेशन में जितने भी शॉर्ट आंसर हैं सबको शामिल किया है, जो आपके क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे खास आज की क्लास, जी हाँ, सबसे खास है यह क्लास, क्योंकि पेपर नज़दीक है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? जी हाँ बच्चों, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? इसलिए आप सब ध्यान से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अगर और सेशन हो सकता है बहुत लंबा चले, क्योंकि जितने भी शॉर्ट प्रश्न हैं सारे मैंने शामिल किए हैं, आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते रहिएगा अंत तक। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उस पर लगाते चलिए। जिसके पास सीरीज नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अंत समय में जब पेपर नज़दीक आएगा, आपका पेपर रहेगा, तो सुबह इसे रिवीजन ज़रूर कर लेना 1 डे पहले, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले रोज़ाना की तरह जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य किया करें, ठीक, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट द्वारा मुझे पता चलता है कि बच्चों पर इसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है वीडियो या नहीं आ रहा है, ठीक। तो अपनी राय ज़रूर कमेंट में दिया करिए, और ज़रूर से ज़रूर आप सब वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं आपकी क्लास में हैं, क्लासमेट हैं, तो सबको ज़रूर बताएं कि यहाँ पे ये क्लास चल रही है, क्योंकि इससे और भी बच्चों को प्रॉफिट होगा। तो वो आपको ही बोलेगा कि यार आपने बताया और मैंने क्लास ली, ठीक। उसके बाद सब अनसब्सक्राइब कर देना, कोई बात नहीं, आपका पेपर हो जाए फिर चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ओके, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न आपका पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रतिचयन को परिभाषित कीजिए। जी हाँ, मैंने ये पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर से पढ़ा रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिचयन का परिभाषा याद रख लेना। बोगार्डस ने कहा, बोगार्डस के अनुसार पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चुनाव ही प्रतिचयन कहलाता है, ठीक। कॉलिंगर के अनुसार, कॉलिंगर ने कहा, किसी जनसंख्या या समिष्टि से उसके प्रतिनिधि स्वरूप का क्या हो, स्वरूप एक अंश चुन लेने को ही प्रतिचयन कहते हैं। स्वरूप का एक अंश अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम प्रतिचयन कहते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है आपका देव निर्देशन। क्या है देव निर्देशन? मैंने लॉन्ग में पढ़ाया है, देव निर्देशन के महत्व तो पढ़ाया है, देव निर्देशन क्या है, परिभाषा भी पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो आइए यहाँ पे परिभाषा याद कर लेना, अभी आगे बताते हैं। राइटर के अनुसार यहाँ पे पहले कुछ पॉइंट याद करना, ठीक। देव निर्देशन को संयोगिक या यादृच्छिक निर्देशन भी कहते हैं, ठीक, निदर्शन है, ठीक। देव निर्देशन वह निर्देशन है जिससे समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त कर उसके स्थान पर संभावना को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे पॉर्टिन के अनुसार देव निर्देशन की परिभाषा पॉर्टिन ने दी। इन्होंने कहा कि देव निर्देशन विधि का उपयोग उस समय माना जाता है जब चुनाव की विधि ऐसी हो कि समग्र की प्रत्येक
इकाई तथा तत्व के चुने जाने का समान अवसर हो। ये पेपर में आ सकता है। ठीक, आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रतिचयन कहा ना, प्रतिचयन से एक प्रश्न जरूर बनेगा, आप लिख के ले लो। ठीक, अंश प्रतिचयन क्या है? यह वह प्रतिचयन की विधि है जिसमें समष्टि के गुणों या विशेषताओं के आधार पर क्या हो, अंशों या वर्गों से विभाजित करके प्रत्येक अंश से आकस्मिक प्रतिचयन किया जाता है। ठीक, इस विधि द्वारा अध्ययन इकाइयों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न अंशों या वर्गों में उसी अनुपात में अध्ययन इकाइयों का चुनाव हो जिस अनुपात में इकाइयां समष्टि में विद्यमान हो। ठीक, एक अंश का प्रतिचयन होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है अवलोकन विधि को परिभाषित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी कर लेना। इतने शॉर्ट प्रश्न है, छोटे छोटे, आप सब याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अवलोकन की विधि, जो अवलोकन विधि है इसकी परिभाषा मोजर के अनुसार, मोजर ने कहा कि अवलोकन विधि को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ को की श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। ठोस अर्थों में निरीक्षण में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग होता है। अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप इतना तो कर सकते हो, आप अपने टीचर के लिए एक लाइक कर सकते हो, क्योंकि आपकी टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करती हैं। तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर किया करें। ठीक, पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर DN श्रीवास्तव ने कहा कि अवलोकन के बारे में, यह वह क्या है, वैज्ञानिक विधि है जिसमें अध्ययनकर्ता कानों एवं वाणी की अपेक्षा प्रकृति में घटित होने वाली स्वाभाविक घटनाओं का अध्ययन अपने नेत्रों द्वारा करता है। यह क्रमबद्ध अध्ययन है जो यथार्थ रूप में या समाज की जीवंत परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक, उसके बाद साक्षात्कार क्या है ये पढ़ाया है, देव निर्देशन भी पढ़ाया है, साक्षात्कार भी पढ़ाया है। तो शॉर्ट आंसर आ सकता है आपके पेपर में। मैंने बताया ना, हमेशा से बताते आ रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग तैयार कर लेते हैं तो उससे आपके 2-3 शॉर्ट तो बन ही जाएंगे। तो साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार का आशय है बच्चों की अनुसंधानकर्ता द्वारा उन व्यक्तियों से मिलता है जो अनुसंधान की समस्या से संबंधित है। ठीक, मानवेंद्र नाथ वासु के अनुसार इन्होंने कहा कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जाता है। जैसे कि आप कहते हो ना, मेरी आज उनसे मीटिंग है, तो कोई आपके पास कोई विषय होगा, उसी पर बहस करेंगे, मीटिंग करेंगे, है ना, यही आपका साक्षात्कार होता है। ठीक, आमने सामने बैठकर मिलन कहा जाता है। ठीक, PBN के अनुसार इन्होंने कहा साक्षात्कार के बारे में, इन्होंने कहा कि साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। ठीक, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। ठीक, गुड एवं हॉट के अनुसार, गुड एवं हॉट बहुत ही फेमस हैं आपके रिसर्च मेथडोलॉजी में, इनकी परिभाषा जरूर याद कर लेना। इन्होंने कहा कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। ठीक, अनुसूची की को परिभाषित कीजिए, IMP कर लेना, ये पेपर में आएगा 100%। बच्चों, टाइम हो सकता है लॉन्ग लगे, लेकिन आप सब बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से आपका 10 नंबर बनने ही वाला है। ठीक, अनुसूची को परिभाषित कीजिए। गुड एवं हॉट के अनुसार इन्होंने कहा कि अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता जो होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। ठीक, बोगार्डस ने कहा कि अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक रचना है जिसे सामान्यतः सर्वेक्षणकर्ता स्वयं रखता है तथा अपने अन्वेषण में अग्रसर होने के साथ साथ भरता है। बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अनुसूची और प्रश्नावली, ठीक, और प्रश्नावली में कंपेयर बताया था। ठीक, कंपेयर मतलब एक दूसरे में अंतर क्या है, कंपैरिजन क्या है। ठीक, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप नहीं पढ़े हैं तो जा करके पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। फिलहाल यहाँ पे अभी मैंने बताया अनुसूची की परिभाषा, प्रश्नावली की परिभाषा जानते हैं। प्रश्नावली में कहता है कि सामान्य रूप से प्रश्नावली बच्चों का अर्थ होता है कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। ठीक, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर सकते हो, जल्दी से लाइक करिए। ओके।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें पीबी यंग के अनुसार, और प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर छोड़ा करें, क्योंकि आप सभी के कमेंट का जवाब हम ज़रूर देते हैं, तो आप सब कमेंट ज़रूर किया करें। पीबी यंग के अनुसार इन्होंने कहा कि मापन योग्य सामाजिक घटना के अध्ययन में समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली को प्रमुख रूप से सहायक यंत्र के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जेडी पोप हैं, इन्होंने कहा प्रश्नावली के बारे में, ये कहते हैं कि एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत सहायता के ही देना होता है ना। ये इसका मतलब प्रश्नावली क्या है अभी हम बता चुके हैं, फिलहाल अब भी समझा रहे हैं कि प्रश्नावली एक ऐसा मापन योग होता है सामाजिक घटना के अध्ययन को ही सामाजिक वैज्ञानिक प्रश्नावली को एक सहायक यंत्र के रूप में, अगर साक्षात्कार करने जा रहे हैं मान लो, तो उस समय आप रिसर्च कर रहे हैं ना, तो रिसर्च के दौरान साक्षात्कार करेंगे किसी टॉपिक को लेकर, किसी विषय को लेकर एक दूसरे से, तो वहीं से आपका प्रश्न बनेगा। आप प्रश्न कैसे करेंगे, यही आपका प्रश्नावली कहलाता है। ठीक, सेकंड आता है आपका प्रश्न, व्यक्तिगत अध्ययन विधि को परिभाषित कीजिए। व्यक्तिगत अध्ययन विधि क्या है? आपका रिसर्च है जो व्यक्तिगत है, तो इसमें क्या कहा गया है कि गुडे एवं हॉट के अनुसार इन्होंने कहा कि यह सामाजिक तथ्य पर भी मैंने पढ़ा है। तथ्य की जो वीडियो है इससे पहले वाली 10 नंबर है, ठीक, देख लेना। यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक विधि है ताकि क्या हो, अध्ययन की जाने वाली सामाजिक विषय वस्तु के वैज्ञानिक गुण सुरक्षित रह सके। जो भी आप, यह एक गुडे एवं हॉट के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन है, यह एक ऐसी सामाजिक तथ्य होता है जो किसी भी की अध्ययन की जाने वाली सामाजिक विषय वस्तु के वैज्ञानिक गुण सुरक्षित रह सके। जैसे कि कोई भी रिसर्च आप करने जा रहे हैं, उस समय जो आप रिसर्च करेंगे उसके दौरान आप क्या करेंगे कि बच्चों 1 मिनट, उसके दौरान आप ऐसा करेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिन्हें हम सुरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे, जो व्यक्ति अध्ययन होता है, इसके दौरान जो भी टॉपिक, जो विषय वस्तु है, आपने उसकी खोज की, गुण उसके सुरक्षित रखे जाते हैं, है ना। जो भी गुण है उस खोज के दौरान उसे सुरक्षित रखा जाएगा, या पुस्तक के माध्यम से वहाँ पर ऐड हो जाता है ना। तो पीबी यंग के अनुसार इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि क्या होता है बच्चों? व्यक्तिगत अध्ययन विधि 1 मिनट किसी सामाजिक इकाई के जीवन की खोज तथा विवेचना की पद्धति होती है, भले ही वह इकाई व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय हो। इन्होंने कहा कि व्यक्ति चाहे समाज हो, परिवार हो, व्यक्ति की संस्था हो, समूह हो, सांस्कृतिक किसी भी जगह पर ये व्यक्ति से संबंधित अध्ययन होगा जो एक व्यक्ति की सामाजिक इकाइयों के जीवन की खोज की विवेचना करता है। ठीक, विसेंज के अनुसार इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक स्थिति अथवा संस्था का सावधानी पूर्वक तथा पूर्ण अवलोकन किया जाता है। मापनी के अर्थ क्या है? मापनी का अर्थ बताइए। मापनी का अर्थ होता है बच्चों कि इंग्लिश के अनुसार एक मापन की वह युक्ति है जिससे उद्दीपक वस्तु की तुलना एक प्रमाणिक सेट जिसमें कुछ नियमों के अनुसार अंक होते हैं, कुछ नियम के अनुसार अंक होंगे, है ना, जिसे करके अंक या गणितीय मूल्य दिए जाते हैं जो उद्दीपक वस्तु के परिमाण का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका एनसीटिव हो गया, इसमें अंक दिए रहेंगे, है ना, ये मापने का कार्य करेगा, है ना, यही है। ठीक, श्रेणी मूल्यांकन मापनी क्या है?
अब आइए श्रेणी मूल्यांकन अभी मापनी जाने। अब श्रेणी मूल्यांकन मापनी क्या है? वान डेलेन के अनुसार, वान डेलेन ने कहा कि श्रेणी मूल्यांकन जो होता है मापनी का एक चर की आवृत्ति है जो गहनता और अंशों को नियंत्रित करती है। ठीक, आइजेनिक एवं साथियों के अनुसार इन्होंने कहा कि श्रेणी मूल्यांकन मापनी वह बहु स्तर वाली है मापनी है जिस पर श्रेणी मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति एक विशेषता के अंशों को आत्मगत रूप में व्यवस्थित करता है। बहुधा इस प्रकार की मापनियों में 5-6 या अवस्थाएं होती हैं जो प्रपोज को मौखिक रूप से बताई जाती हैं अथवा लिखित रूप से होती हैं। ठीक, लिखित रूप में होती हैं। अब श्रेणी मूल्यांकन जो मापनी है इसके प्रकार जान लेते हैं। इसके कितने प्रकार हैं बच्चों? इसके 4 प्रकार हैं। पहला है आपका आंकिक रेटिंग स्केल, दूसरा है ग्राफ मापनी, तीसरा प्रमाणित मापनी, चौथा बधित चयन श्रेणी मूल्यांकन मापनी। ये चारों मापनी याद कर लेना। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, IMP करके। उसके बाद आता है वर्गीकृत या नामित मापनियों क्या होती हैं? वर्गीकृत एवं नामित मापनी क्या होती है? ठीक, वर्गीकृत मापनी क्या है आइए जानते हैं। इस प्रकार की मापनियों को शाब्दिक मापनी या नामात्मक मापनी भी कहा जाता है। ठीक, इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को विभिन्न वर्गों या भागों में वर्गीकृत दिया जाता है। ठीक, दिया जाता है, इसीलिए इसे वर्गीकृत मापनी भी कहते हैं। मापनी की इस सरलतम विधि से वस्तुएं घटाना या तथ्यों को किसी विशेषता या गुण के आधार पर अलग अलग वर्गों या समूहों जो रख दिया जाता है तथा प्रत्येक वस्तु व्यक्ति या घटना की पहचान के लिए उसे कोई नाम, कोई संख्या या कोई चिन्ह दे दिया जाता है। जैसे आपकी जो चकबंदी वगैरह है ना, इसमें क्या होता है नापा जाता है। तो ये आपकी वर्गीकृत या नामित मापनी के अंतर्गत आता है। ठीक, जो भूलेख से संबंधित होता है। अनुपात या मापनियों से आप क्या समझते हैं? अनुपात वाला समझ लीजिए। जितनी मापनी है इसमें लगभग सभी को शामिल कर लिए हैं लग रहा है। अनुपात मापन या मापनी से आप समझते हैं या आइए जानते हैं। यह सबसे अधिक प्रचलित, अगर आपको तेज लग रहा है तो स्लो कर लीजिए। ठीक, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है और हमारे पास समय बहुत कम है और पढ़ना अभी बहुत कुछ है। ठीक, तो अनुपात मापन या मापनियों से आप क्या समझते हैं? यह सबसे अधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय मापनी है क्योंकि इसके द्वारा मापन अत्यंत यथार्थ और शुद्ध रहता है। ठीक, मापन का यह वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक निरपेक्ष है। शून्य बिंदु है। इस शून्य बिंदु का संबंध किसी घटना, शोध, गुण अथवा विशेषता की शून्य मात्रा से होता है। ये याद रखना। जो अनुपात मापन है इसकी मापनी किसी घटना या संबंध, ठीक, घटना, संबंध, किसी संबंध, शोध या आपकी क्वालिटी हुई, गुण या विशेषता हुई, इनकी शून्य मात्रा से होता है। ठीक, इस मापनी के द्वारा हम दोनों स्थानों या विशेषताओं के मध्य दूरी का अनुपात लगा पाते हैं तथा कह सकते हैं कि एक स्थान की तुलना में दूसरा स्थान कितना अधिक पास या दूर है। ठीक, ये अनुपात मापन कहलाता है। ओके, प्रक्षेपण का अर्थ बताइए। प्रक्षेपण क्या है? तो पेज के अनुसार इन्होंने कहा कि अपनी प्रवृत्तियों और गुणों को दूसरी पर आरोपित करना एवं देखना ही प्रक्षेपण कहलाता है। अपने गुना को किसी और के ऊपर थोपना, आपकी भाषा में आप गलती कर रहे हो, लगा रहे हो किसी और को, यही आपका प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक, कोलमैन के अनुसार इन्होंने कहा प्रक्षेपण वह सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति अनजाने तौर पर अपनी कमियों, त्रुटियों और कुकृतों का दोष दूसरों पर थोपता है। ठीक, अनजाने तरीके पर यहाँ पे कह रहा है, लेकिन व्यक्ति अपने अस्वीकार्य विचारों, इच्छाओं को दूसरे पर आरोपित कर देता है। यही आपका प्रक्षेपण कहलाता है। मैंने अभी नॉर्मल भाषा में बताया, आप अपनी गलतियों को किसी और के ऊपर थोप देते हो, ये आपका प्रक्षेपण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। TAT क्या है? TAT का मतलब क्या है ये जानते हैं। प्रक्षेपण विधि के द्वारा व्यक्ति के TAT प्रक्षेपण है जिसकी विधि के द्वारा व्यवहारों के मूल में निहित आवश्यकताओं, मानसिक संघर्षों तथा शील गुणों को अभिव्यक्त करना है। व्यक्ति को स्वयं
इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है या प्रवृत्तियां व्यक्ति के जीवन के अंतरंग से संबंध रखती हैं, बहिरंग से नहीं। अतः व्यक्ति जो होता है संभवतः इन आंतरिक प्रवृत्तियों को अपनी कल्पनाओं की रचना द्वारा ही प्रक्षेपित करता है। ठीक, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं लग रहा कि टीटी, लेकिन ये तो आपका 100% पेपर में आएगा। IMP करके लिख लेना, नोट कर लेना, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लें जिनके पास सीरीज नहीं है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर रखें और रिवीजन करते रहें। RL एकॉफ के अनुसार RL एकॉफ ने कहा कि अभिकल्प निर्माण करने की स्थिति आने से पूर्व की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय निर्धारित किए जाते हैं। यह एक प्रत्याशित स्थिति को नियंत्रण में लाने की दिशा में निर्दिष्ट संकल्पित पूर्वाभास प्रक्रिया है। सेल्टी जहोदा ने कहा कि उनके सहयोगियों के अनुसार, जो सेल्टी जहोदा हैं इनके सहयोगियों के अनुसार, इन्होंने कहा कि एक अनुसंधान अभिकल्प जो होता है एक ढंग में दत्त संकलन तथा विश्लेषण हेतु स्थितियों का विन्यास है जिसका लक्ष्य अनुसंधान उद्देश्यों के कार्यक्रम में मितव्यय की प्रासंगिकता को संयुक्त करना है। पीवी यंग के अनुसार, इन्होंने गुडे और हॉट और पीवी यंग ये दोनों बहुत ही फेमस हैं, ठीक, आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में। इन्होंने कहा कि एक अनुसंधान अभिकल्प एक अनुसंधान का व्यवस्थित नियोजन तथा निर्देशन है। ठीक, अब आइए वर्गीकरण की परिभाषा। वर्गीकरण मैंने अभी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे वर्गीकरण की परिभाषा देना है। तो वर्गीकरण बच्चों वह प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संकलित तथ्यों को सामान्यतः निकटता और भिन्नता के आधार पर, इन्हीं 3 पॉइंट हैं, इनके आधार पर समूह एवं वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि तथ्यों में स्पष्टता, सरलता आ जाए और तथ्य बोधगम्य हो जाए। ओके, तथ्य जिसे हम डाटा कहते हैं, मैंने तथ्य के बारे में इससे पहले पढ़ाया है, जो नहीं पढ़े हैं जाकर के पढ़ लें, 10 नंबर का वीडियो है। ठीक, क्लास 10 है। तथ्य डाटा का अर्थ ये समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, गृह विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण उपकरण जैसे निरीक्षण है, साक्षात्कार है, अनुसूची है, प्रश्नावली है, वस्तुपरक है और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में की सहायता से जो सूचनाएं या आंकड़े या सामग्री एकत्रित की जाती है उसे हम तथ्य, डाटा या प्रदत्त कहते हैं। जितनी भी शिक्षा से संबंधित जितनी भी सूचनाएं एकत्र करते हैं, हम आंकड़े बनाते हैं, जो होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है उस समय सामग्री होती है, आप सभी जो बनाए रहते हैं, सब एकत्र करने पर क्या होता है यही पता चलता है, ये तथ्य पता चलता है, डाटा या प्रदत्त कहलाते हैं। ठीक, प्रतिवेदन का अर्थ बताइए, IMP करके याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है, IMP। ओके, प्रतिवेदन है अनुसंधान। प्रतिवेदन का अर्थ बच्चों के अनुसंधान की रिपोर्ट। जब कोई अनुसंधान करता एक समस्या विशेष पर अनुसंधान कार्य पूर्ण कर लेता है तब वह अपने इस किए गए अनुसंधान कार्य पर वैज्ञानिक विधि के पदों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के नियमों के आधार पर एक विवरण रिपोर्ट लिखता है जिसे अनुसंधान प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक, जो विवरण रिपोर्ट लिखी जाती है किसी टॉपिक पर, वही आपका रिपोर्ट है, वही अनुसंधान प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, सर्डियन किसे कहते हैं? सर्डियन बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर्डियन किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सर्डियन IMP प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक, सार्डियन वह प्रक्रिया है, ये मैंने लॉन्ग में पढ़ाया है, ये लॉन्ग प्रश्न आ सकता है सार्डियन से। आपके सीरीज में जो भी प्रश्न है आप याद कर लेना। ओके, अगर मुझे टाइम मिलता है बना पाते हैं, नहीं बनता है तो आप ज़रूर पढ़ लेना सार्डियन से प्रश्न। ओके, सॉरी बच्चों। सार्डियन वह प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध किया जाता है। ठीक, चतुर्वेदी के अनुसार इन्होंने कहा कि 2 दिशाओं में पढ़ा जा सके इस रूप में कुछ पंक्तियों और स्तंभों में तथ्यों को एक क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सार्डियन कहा जाता है। यहाँ पे कहा गया 2 दिशाओं में पढ़ा जा सके, जैसे आप कहते हो ना ESD है। ठीक,
सेकंड आता है रेखा चित्र एवं रेखा चित्रण का अर्थ बताइए। जब दो या दो से अधिक चरों को अथवा एक ही चर में विभिन्न मूल्यों को ग्राफ या पर प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार बनी आकृति को रेखा चित्र या ग्राफ कहते हैं तथा रेखा चित्र बनाने की विधि को हम रेखा चित्रण कहते हैं। 31 आता है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ बताइए। IMP करके लिख लेना, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, IMP प्रश्न है। ओके, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करता है और अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार, मूल्यांकन करता है। और क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो तत्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जिसके आधार पर क्रियाओं या तत्कालिक समस्याओं का निर्देशन, सुधार या मूल्यांकन करते हैं। ठीक, अनुसंधान के प्रकार बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अनुसंधान के प्रकार। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, आप एक लाइक जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। अनुसंधान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला है आपका ऐतिहासिक, दूसरा है विवरणात्मक, तीसरा है प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक, मिश्रित भागों में भी, इसके अलावा मिश्रित भागों में भी विभाजित किया गया है, जहाँ पर एडवर्ड बैंक ने कहा अनुसंधान को समस्याओं के स्वरूप के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। पहला सर्वेक्षण अनुसंधान, दूसरा अनुपयुक्त अनुसंधान, तीसरा है प्रविधि अनुसंधान, चौथा है सूक्ष्म अनुसंधान। ओके, तो अवलोकन के गुण एवं दोष बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुण और दोष आपके पेपर में आने ही वाला है। ठीक, अवलोकन के गुण क्या हैं? स्वाभाविक अध्ययन होता है, गहन अध्ययन होता है, निरीक्षक की सुविधा होती है, उपयुक्त अध्ययन किया जाता है, पक्षपात रहित अध्ययन होता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। ठीक, ये अवलोकन के गुण हैं। अब यहाँ पे दोष क्या है? तटस्थता का दोष होता है, दलबंदी का खतरा होता है, अवलोकनकर्ता के प्रति संदेह होता है, सीमित क्षेत्र होता है, निरीक्षक की कठिनाइयाँ होती हैं, व्यक्तिगत पक्षपात का जो प्रभाव होता है ये भी पाया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्राथमिक समंकों से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक समंकों के संकलन की विभिन्न विधियां बताइए। इस वाले वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया था प्राथमिक और समंक के बारे में, तो जो नहीं पढ़े हैं जाकर के पढ़ें। प्राथमिक समंक है इस प्रकार के आंकड़े स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अध्ययन से संबंधित परिकल्पना के परीक्षण के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे समंकों का स्वरूप प्रत्यक्ष तथा मौलिक होता है और प्राथमिक समंकों के संकलन की भिन्न विधियां इस प्रकार हैं, जैसे प्रेक्षण है, साक्षात्कार है, और तीसरा अनुसूची है, चौथा प्रश्नावली है, पांचवा है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। जो नहीं नोट किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे अभी से शॉर्ट भी लेते हैं। ठीक, जिसके पास सीरीज है उसमें लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी बच्चों, सेकंड प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, प्रतिवेदन लेखन के विभिन्न चरणों को बताइए। जी हाँ, प्रतिवेदन लेखन के कितने चरण हैं? 3 हैं। पहला प्राथमिक भाग है, दूसरा है मुख्य ग्रंथ है, तीसरा है अंतिम भाग। जी हाँ, ठीक, ये प्रतिवेदन के चरण हैं। ठीक, पहले चरण में क्या होता है आइए जानते हैं। प्राथमिक भाग में इसके अंतर्गत शीर्षक, सारांश, मुख्य शब्द, विषय वस्तु की सूची, सारणी एवं अंकों की सूचना, सूचियां, भूमिका, आभार, अभिव्यक्ति एवं संक्षेपों की सूची आती हैं। ठीक, मुख्य ग्रंथ में इसके अंतर्गत परिचय, साहित्यिक पुनरीक्षण, अनुसंधान की विधियां, प्राप्त तथ्य, चर्चा एवं विश्लेषण, निष्कर्ष एवं सिफारिश आदि लिखी जाती हैं। अंतिम भाग में क्या होता है? इसके अंतर्गत प्रशिष्टि, टिप्पणी, संदर्भ, अनुसूची आदि आती हैं। वर्गीकरण के उद्देश्य आइए जानते हैं। वर्गीकरण के उद्देश्य है, पहला है संकलित तथ्यों की जटिलता और व्यापकता से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें सरल और संक्षिप्त बनाना। दूसरा है प्राप्त तथ्यों के बीच विद्यमान समानता और असमानता को स्पष्ट करना। तीसरा है विभिन्न वर्गों और श्रेणियों का इस प्रकार निर्माण करना जिससे तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।
चौथा है तथ्यों का सारणीकरण करने के लिए एक स्पष्ट आधार प्रस्तुत करना। पांचवा है विश्लेषण तथा विवेचन के लिए तथ्यों को व्यवस्थित रूप प्रदान करना। ठीक, यही आज का इतना ही है शॉर्ट प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर भी नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, तब लास्ट में जाइएगा। ठीक, लाइक शेयर ज़रूर किया करें, आप अपने टीचर के लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो और माता रानी आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, मेरी यही दुआ है। और जो बच्चे लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर तो ज़रूर कर दें। ओके।